अब तो कोई मुझको पहचान भी नहीं पाएगा, मैं तो फोटो की जगह खड़ा हो गया। अब तो मुझको कैसे ढूंढोगे भाई? क्या आप लोगों ने मुझको पहचान लिया? तुमको लग रहा होगा ये तो फोटो बोल रहा है। हाँ, ये सर फोटो में तो आपके घने बाल हैं, यहां तो आप गंजे हो। ये कैसे हो गवाह? ये कैसे हो गवाह? ओके ओके, नहीं पहचान पाए थे ना? हाँ। तो हफ्ते में एक बार आपसे मुलाकात होती है उड़ान के परिंदों। ठीक है, मैंने जब ये उड़ान बैच लिया था ना, लाइक जब मैं पीडब्ल्यू में पहली बार आया था, तो सबसे पहले मुझे उड़ान बैच मिला था, इंग्लिश मीडियम का बैच मिला था। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही, उड़ान के जितने बच्चे थे ना, वहां से मैंने नाम देना शुरू करा परिंदे। तो अभी तक तुम नींव के मजबूत योद्धा थे, अब तुम उड़ान के परिंदे बन गए हो। ठीक है, तो उड़ान के परिंदों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? और आज क्या कोई ऐसा है जिसने पहली बार क्लास अटेंड की है? अगर आज आपने पहली बार क्लास अटेंड की है तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। अगर आप आज पहली क्लास अटेंड करने आए हैं तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब यह गड़बड़, दिक्कत होगी बेटा, परेशानी होगी तुम्हें। ठीक है, देखो बैकलॉग किसी सब्जेक्ट का नहीं रखना। बैकलॉग का तात्पर्य होता है आपके लेक्चर्स को मिस करना। देखो बेटा, हम आप लोगों ने पैसा दिया है ना, आप लोगों ने पे करा है, और हम यहां पर आपके लिए हैं। ठीक है, जब हम दोनों एक दूसरे के लिए यहां पर हैं, तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है और हमको रेगुलर क्लास आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एसएसटी के अंदर दिक्कत आ रही है बेटा? स्टार्टिंग में आपको हर चीज में दिक्कत आएगी। आप स्टार्टिंग में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सब आपको टफ लगेगी। थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में भरने में समय लगता है। आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो, आप एकदम नया पढ़ रहे हो, थोड़ा टफ लगेगा। और मैं हर बच्चे से कहता हूं कि टफ लगना चाहिए, टफ लगना चाहिए। ये बात इस बात का सबूत होती है कि तुम ट्राई कर रहे हो। ठीक है ना, याद रखना कि अगर तुम्हें टफ लग रहा है ना, तो ये बात इस बात का सबूत होती है कि दैट यू आर ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी वही पहला सवाल, तो कैसे हैं आप लोग? ओके, जल्दी बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, देखो बेटा, यस यस यस, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, कूल होंगे। और मैं हर बार आपसे हर क्लास में एक बात रिपीट करा रहा हूं कि जब बच्चे फर्स्ट टर्म की एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, तब हम फाइनल का सिलेबस करके खत्म कर चुके होंगे। हम इतनी तैयारी, और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। आपको जो अगले बैचेस होंगे ना, वो भी बैचेस मिलेंगे, उनमें दोबारा रिवीजन भी कराया जाएगा। तो घबराइएगा मत। ठीक है, घबराइएगा मत, बढ़िया मजे रहिएगा। और एक बात और बता दूं भाई, अभी तक तो बिहार बोर्ड में हमने मचाया था, है ना, झारखंड बोर्ड में भी मचा दिया। झारखंड बोर्ड के भी हिंदी मीडियम के टॉपर्स अपने बैच के ही निकले, आपके सीनियर्स निकले। और अब बारी है यूपी की। यूपी में कुछ दिनों में आपका रिजल्ट, मतलब यूपी में कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है। और जब कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, 1000 रुपए दो। मैं कहां से दूं 1000 रुपए? 1000 रुपए का लॉस कैसे हो गया? अच्छा, कैसे लॉस हो गया? 1000 का लॉस कैसे हो गया भाई, मुझे भी तो बताओ। इतने सारे बच्चे कर रहे हो, 1000 का लॉस मतलब 1000 रुपए तो मैं कहां से दूं भाई? 1000 का लॉस कैसे हो गया? 1000 लो सर, 1000 रुपए मैं, अरे सारे 1000 मांग रहे भाई, कहां से लाऊं मैं? मेरे पास थोड़े से कम है, इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें काम नहीं चलेगा क्या? अच्छा, बैच के प्राइस 2500 से 1500 हो गया। अरे रुको भैया, हमने ये बात पहले ही टीम से कर ली है कि जिन बच्चों ने 2500 का खरीदा है उनको कम का मिल गया है। पहले तो ऑफर प्राइस था, ऑफर प्राइस कम हो गया। ठीक है, इस बारे में मैं अभी टीम तक खबर पहुंचाता हूं। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, इस बारे में मैं टीम तक। आप लोगों ने अच्छी बात है ना, कि क्या, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब 2499 का बैच खरीदा ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलना है। ठीक है ना, जिन्होंने 2499 का बैच खरीदा है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा पीडब्ल्यू। ठीक है, इस बात को मैं टीम तक पहुंचाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, मैं करता हूं। हाँ, 1 करोड़ का लॉस हो गया। हाँ, 1 करोड़ का लॉस हो गया, नहीं कुछ होगा आपके लिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, घबराइएगा मत। ठीक है, मैं बात करता हूं, है ना, ये बात अच्छी आपने बता दी बेटा। ठीक है, चलो लो भाई,
चलो इससे तो मत बताओ, फिर कहोगे सर 1000 का लॉस हो गया। पिछली क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा था या नहीं, आपको याद होगा, जल्दी से बताइए। पिछली क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। अच्छा, प्रकाश का जब किसी सतह से टकराकर वापस आना होता है, इस घटना को ही तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। याद है या नहीं? अगर याद है बेटा, डोंट वरी, किसी का लॉस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आज ही अभी आफ्टर क्लास टीम से बात करूंगा, ठीक है? घबराइए मत, ठीक? अभी बात करूंगा और आपको नेक्स्ट क्लास जब मिलूंगा तब तक एक प्रॉपर आंसर आपके पास होगा कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा आएगा, क्या फायदा होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पीडब्ल्यू ने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं, असंभव है, ठीक है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था, प्रकाश का जब किसी सतह से टकराकर वापस आना होता है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद करेगा। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हमने पढ़े थे। तीसरा हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, याद तो हो गई। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे थोड़ी बातें दर्पण की, मैं थोड़ी सी बातें पढ़ाऊंगा दर्पण की। दूसरा, गोली दर्पण के प्रकार नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं आपको समतल दर्पण पढ़ाऊंगा और गोली दर्पण का आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा और गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूं, बिल्कुल, है ना? मैं आपको कोई झूठा वादा दे नहीं सकता, लेकिन आपको समतल दर्पण पूरी तरह से सिखा दूंगा और दर्पण क्या होता है ये सारी बातें भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? देखो, आपको अपने कानों को खोलकर रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी मुझे हाँ या ना में जवाब देना, जल्दी जल्दी मुझे हाँ या ना में जवाब देना कि मेरे पास एक दर्पण है, ठीक है? मेरे पास एक दर्पण है। अब बताइए, ये वाली सतह को मैंने नाम दिया ए और इस सतह को मैंने नाम दिया बी, ठीक है? इस सतह को नाम दिया ए, इस सतह को मैंने नाम दिया बी। अब ए या बी में से परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ए या बी में से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? जल्दी बताइएगा, ठीक है बेटा? डोंट वरी बेटा, 1000 रुपए आपके जो हुए हैं, जिन बच्चों ने महंगा बैच लिया है, उसके लिए मैं बात करता हूं, ठीक है बेटा? रुकिए, आप घबराइएगा मत। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास तक आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि क्या होगा, आपको पैसे रिफंड होंगे या फिर सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? सब बताऊंगा। हाँ, तो भाइयों और भाइयों की बहनों, घबराओ मत बेटा, ऐसा नहीं सोचो, पीडब्ल्यू आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। पता है, हमारे मालिक मतलब अलग सर का एक ही शब्द है कि सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले बच्चे, नो इफ नो बट, सबसे पहले बच्चे। तो आपने जो बात कही है वो जरूर, है ना, सुनी जाएगी। हाँ, ये देख लो, कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, सर ए आंसर दे दिया, सर बी आंसर दे दिया, एक बच्ची ने सही आंसर दिया, उसका नाम ऊपर चला गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, चलिए, आपने कहा कि ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए परावर्तक पृष्ठ है और ये रहा दूसरा मिरर, ठीक है? ये रहा दूसरा मिरर। क्या है कि जब हम क्लास कर रहे होते ना, तो हमारा ध्यान तो क्लास पर रहता नहीं है, हमारा तो चैट्स में इंस्टाग्राम आईडी का बंटवारा करना होता है। हमें तो उससे पूछना होता है कि तुम सिंगल हो क्या, हमें तो उससे पूछना होता है कि तुम कहां रहती हो, हमें तो उससे पूछना होता है तुम कितना पढ़ती हो। शर्म ना आवे, ठीक है? अब बताइए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब परावर्तक पृष्ठ ए है या बी है? अब बताइए गधों, ठीक है? गधों, इसका आंसर तुम दे ही नहीं सकते थे, है ना? इसका आंसर दे ही नहीं सकते थे। अरे याद करो, पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर परावर्तक पृष्ठ ढूंढना है तो पॉलिश सतह होना बहुत जरूरी है। अरे पॉलिश ही नहीं थी इस सरफेस में, तो ना ही ए परावर्तक पृष्ठ था, ना ही बी परावर्तक पृष्ठ था। ध्यान तो रहता नहीं है अपना, है ना? ध्यान तो रहता नहीं है। अब इधर अगर आप ध्यान से देखें, ए क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ए क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है? और बी, मैंने याद करो, पिछली क्लास में एक डायलॉग भी मारा था कि अगर तुम पॉलिश करना भूले तो एग्जामिनर मार्क्स देना भूला, याद होगा आपको, ठीक है? ए परावर्तक पृष्ठ है और बी पॉलिश सतह है, ठीक है? ए परावर्तक पृष्ठ है और बी क्या है? पॉलिश सतह है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यही तो मैं तुमको बताना चाहता था। ए परावर्तक पृष्ठ, बी पॉलिश सतह है। बिना पॉलिश के आप किसी दर्पण को दर्पण नहीं कह सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना पॉलिश के आप किसी दर्पण को दर्पण नहीं कह सकते। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हो तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है? आप जल्दी से चैट्स में आंसर देना। चलो चैट्स नहीं, हम इसका एक पोल लगा लेंगे। मान लो मेरे पास एक दर्पण है, ये रहा दर्पण, ठीक है? एक तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा, एक तरफ पॉलिश सतह होगी, ठीक है? अब देखिएगा, जिसने पिछली क्लास को अटेंड करा है वो 1 सेकंड में आंसर दे देगा। एक प्रकाश किरण आती है और चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चैट्स को बंद कर दिए जाए क्योंकि अब मैं पोल कराने वाला हूं। जब अपन चैट्स बंद करके पोल करते ना तो प्योर आंसर आता है। देखिए, यह रहा हमारा
अभिलंब, ठीक है। मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जिसको मैं कुछ भी नाम दे दूं, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, क्या इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी? ऑप्शन नंबर बी, क्या इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी? ऑप्शन नंबर सी, क्या इसकी वैल्यू 30 डिग्री होगी? एंड ऑप्शन नंबर डी, क्या इसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी? ठीक है, आंसर कैसे दोगे? अभी आपके सामने एक पोल आएगा ऊपर, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो ऊपर 3 वो बने रहते हैं, 3 डॉट्स, 3 लेवल वाले बने रहते हैं, ठीक है, उन पर जाना, उसको टच करना, वहां पर से पोल आपको अटेम्प्ट करना है। ये पोल आएगा और जो सही जवाब, वो ऑप्शन छुप गए थे सॉरी, ए बी सी डी में से जो सही जवाब हो वो आप लगाइएगा। जिसने पुरानी क्लास अटेंड करी है वो चुटकियों में सही जवाब दे देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड की है ना, वो चुटकियों में सही जवाब दे देगा, चुटकियों में, एक पल में सही जवाब दे देगा, 1 सेकंड में सही जवाब दे देगा, याद रखना, ठीक है, एक पल में, 1 सेकंड में सही जवाब आप दे देंगे। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। लेट्स सी टुगेदर कि कौन कौन सही जवाब देता है। लेट्स सी टुगेदर कि कौन कौन सही जवाब देता है। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, याद करिए परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम कहता है कि कोई भी लाइट रे जितने कोण पर आई है, ठीक है, उतने कोण पर जाएगी। तो यदि एंगल आई का मान 30 है तो एंगल आर का मान भी 30 होगा। अब देखते हैं कितने महान व्यक्तियों ने 30 आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है। मैं कहूंगा कि बेटा हर एक बच्चा कम से कम पोल में पार्टिसिपेट किया करो, और लगभग 81% बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे पहले अभय प्रताप, अर्श अहमद, शुभम, गोट्स वर्मा, इंद्रजीत, अलविन, जोनिश, चमनदीप, मिस्ट्री एंड अभय राय। वेरी गुड एंड वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। और देखो कंपटीशन का लेवल, सबने 1 सेकंड में आंसर दे दिया, सबने 1 सेकंड में आंसर दे दिया। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऐसा है कि भाइयों और बहनों, ये हमको एक सतह दी है, ये सतह पॉलिश्ड है, ठीक है, नीचे वाली सतह क्या है? पॉलिश्ड है। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूं, आप करते भी जाएं, ठीक है। ये एक प्रकाश किरण आती है जो सतह के साथ 45 डिग्री बनाती है। किसके साथ? सतह के साथ 45 डिग्री बनाती है। अब आपको यहां पर एंगल x का मान ज्ञात करना है, और यहां पर एंगल y का मान ज्ञात करना है, और यहां पर एंगल z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग, है ना, चैट्स में आंसर दीजिएगा, चैट्स ओपन कर रहा हूं बेटा, आप लोग चैट्स में आंसर दीजिएगा। जिसको आंसर देना आता है वो चैट्स में आंसर दीजिएगा, जिससे नहीं आता वो यहां देखना। मेरे बच्चे, आपको पिछली क्लास याद होगी, मैंने तुमको सिखाया था ये अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब 90 डिग्री पर होता है। मैंने आपको सिखाया था ये अभिलंब कितने डिग्री पर होता है बेटा? 90 डिग्री पर होता है। अभिलंब सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो अगर आप ध्यान से देखो, x का मान निकालना है तो 90 में से 45 को माइनस कर दें, ठीक है। क्या बोला मैंने? बोला कि x का मान निकालना है, तो एंगल x बराबर 90 माइनस 45, तो एंगल x का मान कितना आ गया? 90 माइनस 45 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, यह प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आती है, यह प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आती है, तो जाएगी भी कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो जब एंगल x का मान 45 डिग्री है तो एंगल y का मान खुद ब खुद क्या हो गया? 45 डिग्री। कौन से नियम से? परावर्तन के पहले नियम से, है ना, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पहले नियम से। अब देखिए एंगल z का मान, ध्यान से देखना, आपको पता है कि ये जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। अब y का मान आपको पता चल गया, कितना चल गया? 45 डिग्री। तो एंगल z का मान निकालना है, तो z इज इक्वल टू 90 में से 45 माइनस कर दो, ठीक है, 90 में से 45, तो z का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। सवाल यह है कि किस किसने मुझसे पहले सब क्वेश्चन कर लिया था? किस किसने मुझसे पहले क्वेश्चन कर लिया था? जल्दी बताइए, किस किसने मुझसे पहले क्वेश्चन कर लिया था? अपने आप पे प्राउड करके बताना, अपने आप पे गर्व करके बताना कि हाँ हमने पहले कर लिया था। बहुत गर्व की बात होती है आप जब कर लो क्वेश्चन, बहुत, है ना, किया है तो अपने, ठीक है। ऑल एंगल 45 डिग्री, आंचल, सूरज, बहुत सर, दोबारा समझा दीजिए युवराज, इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पता है आपको एक बात बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड में बहुत आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास के बारे में, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास के बारे में, समतल दर्पण के बारे में बताया था मैंने तुम्हें, और एक और बात बताई थी कि जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, है ना। जब जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तब तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बड़ा अच्छा आंसर है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा अच्छा आंसर है। क्वेश्चन पढ़ना कि क्या ये वास्तविक और उल्टा होता है, क्या ये आभासी और सीधा होता है, तीसरा आभासी और उल्टा होता है या वास्तविक और सीधा होता है। जल्दी से आंसर देना। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी बताइएगा। क्या वास्तविक और उल्टा, क्या आभासी और सीधा, क्या आभासी और उल्टा या वास्तविक और सीधा, जल्दी बताइएगा। डाउट डाउट डाउट, रुको डाउट भी देखेंगे, रुको तुम्हारे डाउट्स भी देखते हैं। बताइए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अरे पोल में आंसर दे रहे हो, पोल में आंसर दे रहे हो भाई, पोल में ही देना है, यहां चैट्स में ना दो। अरे याद करिए, कभी जीवन में मेकअप किया है? हाँ सर किया है, हम गए थे शादी में, ठीक है। शादी में जब हम जा रहे थे तो जाते जाते हमने सोचा हम मेकअप कर ही लें। मैं आपको बताऊं, शादी में इंसान काहे के लिए जाता है? शादी में इंसान खाने के लिए जाता है ना। हम तो खाने के लिए जाते हैं, आप लोग मेकअप करके जाते हो भाई, आप लोग, हम तो खाने के लिए जाते हैं शादी में। या सबसे पहले कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता कि किसकी शादी है, लेकिन ना खाना याद होता है कि किस शादी में क्या बना था, ये जरूर है, ठीक है। समतल दर्पण, जब आप मेकअप करने के बाद सामने खड़े होते हो ना, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है। अपने आप को देख लेना, आप वस्तु हो और आपके जैसा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, लगभग 63%, 66% बच्चों ने सही जवाब दिया। और सबसे पहले इंद्रजीत, तो यार रैंक आ गई यार, इंद्रजीत टॉप पर चल रहा है, अर्श सेकंड पर, अभय थर्ड पर, आकाश फोर्थ पर, हर्ष, दीक्षा, आदित्य, अभय, IITN और जोनिश कुमार। बढ़िया, एक नंबर, बढ़िया, एक नंबर। धोखे से गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही जवाब हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। चलिए इसे करने से पहले आपकी चैट्स को बंद कर दिया जाए। मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो। समतल दर्पण को समतल दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ठीक है। क्या बोला? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो, ये खड़े हो आप समतल दर्पण के सामने, आपके जैसा व्यक्ति समतल दर्पण के पीछे खड़ा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि समतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या वस्तु से अधिक होती है या समान होती है या कम होती है या कोई नहीं। मतलब आप दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े हो, क्या y भी उसके बराबर है या नहीं। मतलब जितनी दूरी पर, आंसर तो आप दोगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। देखो अगर चैट्स बंद करके पोल करो ना तो ईमानदारी के आंसर आते हैं। अगर चैट्स बंद करके पोल करो ना तो ईमानदारी के आंसर आते हैं, लॉयल्टी के आंसर आते हैं। अब आप जो आंसर दोगे ना ईमानदारी से, क्योंकि अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों का देखकर गलत जवाब दे देते हैं, तो आप लोग अब दोस्तों को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्टली आंसर दीजिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। देखते हैं। और एक बात और, आंसर दिया करो, चाहे आप गलत आंसर दो लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया करो बेटा, जरूरी होता है, जरूरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं? समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी। अरे भाई आज आप जाइएगा किसी समतल दर्पण के सामने खड़ी होइएगा, आप समतल दर्पण से जितना पीछे हटोगे ना आपका प्रतिबिंब भी उतना पीछे हटेगा। आप समतल दर्पण से जितना पीछे हटोगे ना आपका प्रतिबिंब भी आपसे उतना पीछे हटता जाएगा, ठीक है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। तो समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वही प्रतिबिंब की दूरी दोनों दर्पण से समान होती है। मतलब मान लो आप अगर दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और लगभग 89% बच्चों ने सही जवाब दिया। और सबसे यार ये क्यों खुल जाता है, ठीक है। इंद्रजीत, अर्श, अभय, हर्ष, आदित्य, IITN भास्कर, आकाश, अभय, दीक्षा एंड जॉनिश, टॉप 10 बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो और क्वेश्चंस हैं, है ना, अभी तो और क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चंस को बदल सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। याद करना, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था पिछली क्लास में एम्बुलेंस वाला, ठीक है, कि मैं बचपन में बहुत गधा था, मैं सोचता था डॉक्टर की राइटिंग खराब है तो डॉक्टर को पढ़ना भी नहीं आता था। ये पता है मैं सारी बातें क्यों कहता हूं? ताकि आपके दिमाग में भर जाए,
ठीक है, सारी बातें मैं क्यों कहता हूं, ताकि आपके दिमाग में भर जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं गधा था, मैं बचपन में सोचता था कि डॉक्टर की राइटिंग खराब है तो डॉक्टर को लिखना भी नहीं आता, उसने एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब उसी एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ठीक है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आपको बताऊं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाएं से दाएं पलटा हुआ या ऊपर से नीचे पलटा हुआ, इनमें से सही आंसर आने वाला है। अब देखिए आखिरी पोल है जिससे मैंने चैट्स को बंद किया है, इसके बाद मैं चैट्स को ओपन कर दूंगा और यह पार्श्व उत्क्रमण का उदाहरण है। ठीक है, इसमें आपको पार्श्व उत्क्रमण दिखाना है। याद करो याद करो याद करो, अपने हाथ से राइट से हेलो कह रहे थे तो आपका प्रतिबिंब लेफ्ट से हेलो कह रहा था, जब आप लेफ्ट से हेलो कह रहे हो तो आपका प्रतिबिंब राइट से हेलो कह रहा है, मतलब दिशाओं का उत्क्रमण हो जाता है, दिशाएं पलट जाती हैं। ठीक है, यही आपको बताना है, दिशाएं पलट जाती हैं, दिशाओं का उत्क्रमण हो जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत सिंपल सा जवाब है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है ये आपको बताना है, बताना है, बताना है। देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बाएं से दाएं पलटा हुआ, कैसे? आपका बायां उसका दायां नहीं बन जाएगा, है ना? आप यहां से कर रहे होगे तो ये दिशाएं वहां चली जाएंगी, यहां कर रहे होगे तो ये दिशाएं यहां आ जाएंगी, तो उल्टा प्रतिबिंब मिलता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नो वन इन द लीडर बोर्ड, ए छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, अब देखो लगभग 81% बच्चों ने सही जवाब दिया। सौरभ सुपरमैन भी है, नैतिक, शुभम, शनि, प्रज्ञा, अभय, अनुज, इंद्रजीत एंड कीर्ति कुमारी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। एंड सॉरी, आप लोगों की चैट्स बंद कर देता हूं मैं, आप लोगों की आवाज को दबा देता हूं भाई, जनता माफ नहीं करेगी मैं जानता हूं। एक सीधे साधे बच्चे की आवाज दबा रहा हूं, लेकिन जरूरी है बेटा, आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, वरना मुझे कोई भी वो नहीं है बेटा। पानी पी लूं मैं जब तक। क्लियर है सारी बातें? अरे भैया 1000 रुपए, हाँ। अच्छा एक बात बताइए बेटा, एक छोटी सी बात, क्या आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई सुधार की आवश्यकता लग रही है? देखो बेटा, मेरे को सिर्फ आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मुझे सिर्फ आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए। आप बोलोगे कि सर नाच के पढ़ाओ तो मैं नाच के भी पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे कूद के पढ़ाओ तो मैं कूद के भी पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे अब कूद के कहिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे भी पढ़ा, लेकिन मुझे आपका अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप बताइए, क्या आप लोग सब आंसर देना, सब आंसर देना, सब आंसर देना, सब आंसर देना बेटा, जितने बच्चे हो ना सब आंसर देना। ये कौन आ गया पलक आई लव यू कहने वाला? शर्म कर, पलक तेरे को उबाल के पालक बना देगी। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हाँ नाच कर पढ़ाओ। ये पोल में लेट हो जाता है, हाँ बेटा हो जाता है कभी कभी, घबराइए मत, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, लव यू मेरे बच्चों, लव यू मेरे बच्चों, लव यू। मैं आपको बताऊं ये उड़ान का चौथा हिंदी मीडियम का बैच है। आप गर्व करो कि आप भारत के सबसे बड़े हिंदी मीडियम के बैच में हो। जितने बच्चे इस बैच में पढ़ते हैं ना हिंदी मीडियम के, उतने बच्चे किसी और बैच में नहीं पढ़ते। सच में आप बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा हो, आप एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा हो। मुझे तो बहुत गर्व होता है कि इतने सारे बच्चे जब मेरी से पढ़ते हैं तो बहुत 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 खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और एक बच्चा कह रहा है सीरियस होके पढ़ा। मेरे बच्चे, मैं तेरी बात पर एग्री करता हूं, लेकिन अब समय नहीं है बेटा, हमें थोड़ा सा चुलबुला बनना पड़ता है, हमें थोड़ी सी मस्ती करना पड़ती है। ठीक है, आपका मन भी हमें लगाए रखना है ना बेटा, वरना अभी आपके बाबू का मैसेज आएगा, आप 1 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे उत्तरों को बदल दोगे। ठीक है, आगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है ना कैसा होता है? फिल इन द ब्लैंक्स देखना। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है। दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। हम क्योंकि अभी समतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। ठीक है, आगे, समतल दर्पण में वस्तु का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितनी बड़ी आपकी हाइट है उतनी बड़ी आपके प्रतिबिंब की हाइट होगी। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी हाइट है उतनी बड़ी आपके प्रतिबिंब की भी हाइट होगी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, याद रखना, मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लाया हूं बेटा। समतल दर्पण आपको बहुत स्ट्रांगली पढ़कर रखना, बहुत स्ट्रांगली। क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब
समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, यार ये तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आंसर जैसे आ गए, ये तो आंसर ही आ गया। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे होती है, ठीक है। दर्पण में बाएं और दाएं पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे, बेटा ये वाले पॉइंट को मत पढ़ना, ठीक है। ये वस्तु के पीछे नहीं होती, दर्पण के पीछे होती है। समतल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है, ये दर्पण के पीछे होती है। ये थोड़ी सी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब दर्पण में जब बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर एवरीवन इन चैट। सर आपका बर्थडे? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मेरा बर्थडे है। अगर किसी को बर्थडे मनाना है तो मना सकते हो, गिफ्ट दे ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पार्टी मना ही लेंगे, ठीक है। जल्दी बताइए, दर्पण में जब बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इन चैट्स, आंसर इन चैट्स, एवरीवन आंसर इन चैट्स, ठीक है। आंसर इन चैट्स। पार्श्व परिवर्तन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट इज कॉल्ड पार्श्व उत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन। आप लोगों को स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है, लेकिन कम से कम आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कम से कम ट्राई किया, आंसर आपको मिल जाएगा पार्श्व परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? हाँ या ना में आंसर देना सभी, है ना। अब देखिए, ये मान लो समतल दर्पण है, ठीक है, ये मान लो समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने, ठीक है, आपने किसी वस्तु को रखा हुआ, ठीक है, समतल दर्पण के सामने आपने किसी वस्तु को रखा हुआ, तो उसके जैसी सेम वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बेटा? दर्पण के बीच है। उसके जैसी सेम वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा बेटा? दर्पण के बीच है। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण से पीछे, ठीक है। अब छोटा सा सवाल है, अब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो पहली बात तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखना, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है। हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम दर्पण के अंदर चले जाएं। हम नहीं जा सकते, हम दर्पण के अंदर एंटर नहीं हो सकते। जिस दिन तुम सब दर्पण के अंदर एंटर हो जाओगे तब देखेंगे, तब की बात अलग है ना। अगर यही दर्पण के सामने बनता तो जरूर हम कर पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मत पढ़ते हैं। अब समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके 3 गुण लिखिए, मैं आराम से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला है ना, वस्तु का आकार, ध्यान से समझना, बड़ा साधारण सा है। क्या बोला? वस्तु का आकार, ठीक है, बराबर होगा किसके? प्रतिबिंब के आकार के, ठीक है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो यह, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। दूसरा, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी किसकी? प्रतिबिंब की दूरी है। अच्छा देखो, हो सकता है आपकी बुक में, आपकी किताब में वस्तु की जगह बिंब लिखा हो, तो घबराइएगा मत, ठीक है। बिंब लिखा हो तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होती है, किससे बेटा? दर्पण से। तीसरा, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी, ठीक है। तीसरा, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बेटा? आभासी आभासी आभासी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों गुण लिखे जाएंगे। अब पार्श्व उत्क्रमण क्या है बेटा? उल्टे से सीधा देखना, सीधे से उल्टा देखना। एक उदाहरण एम्बुलेंस का उदाहरण होता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि दर्पण में सीधा देख सके, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, यहां तक की बातें अच्छी तरह से क्लियर है? स्वाति भारती कहती है लव यू सर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। अभी तक बताइए, यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है क्या? नहीं बेटा, ठीक है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अभी तक की सारी बातें सच बताना बेटा, सच बताना। देखो सच बताना, क्लियर है? लव यू सर, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है। मैं आपके साथ साल भर रहूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले तक आपके सर पर चढ़ा रहूंगा पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अभी जरूर मैं मोटा मोटा सा हो गया हूं, लेकिन एग्जाम तक पढ़ाते पढ़ाते मैं दुबला हो जाऊंगा बिल्कुल। F इजिकल्स टू R/2 प्रूफ करिए। रुको बेटा, अभी पहले हम गोली दर्पण की तरफ बढ़ेंगे, तब बढ़ते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है दर्पण। ठीक है, अब समझना ध्यान से, दर्पण को हम और क्या क्या लिख सकते हैं? दर्पण को हम उर्दू में लिख सकते हैं आईना। ठीक है, उर्दू में लिखना नहीं आता मुझे। दर्पण को उर्दू में या फिर हिंदी में भी शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, तुमने नाम सुना होगा। और दर्पण में अंग्रेजी में इसको मिरर भी कहा जाता है और हिंदी में इसको दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अब दर्पण के 4 नाम होते हैं। बेटा थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बंद कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चैट्स बंद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए यहां हो जाए। ठीक है, आईना, शीशा, मिरर या दर्पण। मैं फिर से कह रहा हूं, आईना, शीशा, मिरर या दर्पण, ये चारों के चारों एक ही चीज है। अब ये मैं सोचना सर आईना अलग होता है, शीशा अलग होता है, दर्पण नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। देखो अब सवाल ये है कि आईना बनता कैसे, शीशा बनता कैसे, मिरर बनता कैसे, दर्पण बनता कैसे। बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास में मुझसे बहुत सवाल पूछा था, सर ये बनता कैसे। आज आपको सवाल का जवाब देता हूं। आपने कांच देखा है? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, कांच। मैं क्या बोल रहा हूं, कांच। अब ये कांच क्या होता है सर? अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है ग्लास। ठीक है, ये देखो भाई, हम भारतीय जो होते हैं ना, पानी पीने का भी गिलास रखते हैं। ठीक है, तो वो वाला ग्लास में समझना, ऐसा ग्लास कांच जिसके आर पार दिखाई देता हो। देखा होगा खिड़कियों में लगाते हैं अक्सर, जिसके आर पार दिखाई देता। उदाहरण के लिए मानिएगा कि मेरे पास ये कांच है, मैं दिखाऊं नहीं आपको, मेरे पास ये कांच है। ठीक है, इसके आर पार दिखाई दे रहा, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, इसके आर पार दिखाई दे रहा है। अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा चढ़ा लूं आप लोगों को। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इसके आर पार मुझको दिखाई देता है। सॉरी, थोड़ी मस्ती हो गई ज्यादा। ठीक है, आर पार दिखाई देता है, तो अब मैं इसके आर पार देख पाता हूं, तो ये क्या है, कांच है। ठीक है, अब मैं इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दूं। याद रखना, दोनों सतह पर पॉलिश मत कर देना, अपना दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखना। दोनों सतह पर पॉलिश मत करना, पॉलिश करना सिर्फ और सिर्फ एक सतह पर। तो कांच की एक सतह पर क्या कर दी भैया, मैंने पॉलिश कर दी। तो एक सतह पर जब मैंने पॉलिश कर दी, तो भाइयों और बहनों, एक सतह कौन सी सतह हो गई, पॉलिश सतह, क्योंकि आपने तो क्या करी है, उस पर पॉलिश करी है। ठीक है, और दूसरी सतह किसकी तरह उपयोग होगी, दूसरी सतह उपयोग होगी परावर्तक पृष्ठ की तरह। ठीक है, अब पिछली क्लास तो मैं याद रहोगी, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलिश कैसे की जा, मतलब एक सतह पर पॉलिश करेंगे। तो मेरे बच्चे, ये रहा एक दर्पण, याद करो, ये रहा एक दर्पण, दर्पण के एक हिस्से पर हमने कर दी पॉलिश। तो पॉलिश को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह की विचित्र सी डंडियां बनाते हैं। जिस सतह पर आपने पॉलिश नहीं करी है, वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा और इसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और जहां पर आप अपना पॉलिश लगाते हो उसे कहा जाता है पॉलिश सतह। अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर पॉलिश काहे की करें, सर ये लेप हमको जो लगाना है, ये पॉलिश हमको जो करना है, काहे की करें। बहुत बड़ा सवाल तुम्हारे मन में होगा, मैं तुमको जवाब दूंगा। आपके पास अगर कोई चमकीली धातु है, आपके पास चांदी है, चांदी का AgNO3 की पॉलिश कर दो। आपके पास अगर पारा है, मरकरी है, उसकी पॉलिश कर दो। तो किसी चमकीली धातु की पॉलिश की जा सकती है। मैं आपको बताऊं, आप दुकान पर जाते होगे तो हमारे यहां मार्केट में 10 रुपए का मिरर भी मिल जाता है। सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं, उनसे 10 रुपए का आप मिरर भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप किसी शोरूम पर जाते हो तो इतना बड़ा मिरर भी 10,000 का भी आता है। पता है क्यों? क्योंकि पॉलिश के गुण अलग अलग होते हैं। हर एक मिरर की महंगाई के अनुसार, हर एक मिरर के बजट के अनुसार उस पर पॉलिश की जाती है। आप महंगा मिरर लेना चाहते हो सकता है उस पर पॉलिश किसी पारे की गई हो, मरकरी की गई हो। ठीक है, आप सस्ता मिरर लेना चाहते हो सकता है उस पर किसी सस्ती चमकीली धातु की पॉलिश कर दी हो। तो मिरर बनाने के लिए, दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे, कांच। एक सतह को क्या करोगे, पॉलिश। तो जो पॉलिश सतह होगी वो पॉलिश, जिस सतह पर पॉलिश करोगे उसे पॉलिश सतह बोलेंगे, और जिस सतह से आप अपना सुंदर सा चेहरा देखोगे उसे परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। आईना देखा होगा जीवन में, आप उस आईने को देखना, 2 सतहें होती हैं। अब बताइएगा अभी तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। मैंने चॉकलेट खा ली जोश जोश में आकर, जल्दी बताइए। क्लियर? क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना।
अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, है ना, अगेन मैं चैट्स को बंद कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर आप ठहरे गधे, आप ठहरे उल्लू, आपने तो हमको बताया था कि दर्पण, है ना, आपने तो हमको बताया था कि दर्पण तो समतल होता है ना, आपने हमको बताया था कि दर्पण तो समतल होता है, आज और बातें बताइए। चलिए सुनिएगा, चलिए सुनिएगा। अब दर्पण के प्रकार देखिए भाई, दर्पण के कई प्रकार हो सकते हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, दर्पण के कई प्रकार हो सकते हैं। हमारी कक्षा 10वीं के अनुसार, हमारी एनसीईआरटी के अनुसार, हमारी कक्षा 10वीं के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप जितने भी बंटवारा करोगे वो करोगे परावर्तक प्रश्न के आधार पर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, आप जितने भी बंटवारे करोगे ना वो किसके आधार पर करोगे, परावर्तक प्रश्न के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर बेटा, परावर्तक प्रश्न के आधार पर। ध्यान से समझना, है ना, मैं आपको एक वर्ड 2 दिन से बोल रहा हूं कि अगर हम एक दर्पण की बात करें जिसका नाम क्या है, समतल दर्पण। अब सवाल इतना है कि समतल दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहते हैं। आप बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब मैं तुमको 1 सेकंड में कहूंगा। क्योंकि ये रहा मेरे पास एक दर्पण, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये दर्पण रहा, इस दर्पण के एक सतह पर हमने क्या कर दी, पॉलिश, दर्पण के एक सतह पर हमने क्या कर दी, पॉलिश। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो तो समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा उसे समतल दर्पण कहा जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम क्लास 10th में जो बंटवारा करते हैं ना वो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर करते हैं, तो अगर परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण कहा जाएगा। और एक और बात सुनना, अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो दर्पण कैसा कहलाएगा, गोलीय दर्पण। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो दर्पण कैसा कहलाएगा, गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से आ गई होंगी। चलिए सुनिएगा, अब क्योंकि गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल, ठीक है, एक होता है अवतल, आपको पता तो होगा, और एक होता है उत्तल। अब मेरी ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, अब मेरी ट्रिक याद रखिएगा, आ से अवतल और आ से अंदर की ओर, ठीक है, आ से अवतल और आ से अंदर की ओर, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ। मैं ये ट्रिक पिछले कई सालों से उपयोग कर रहा हूं और बच्चे इस ट्रिक से अच्छी तरह से चीजें समझ जाते हैं। फिर से सुनना, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, क्या बात करूं मैं, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखो परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ चला गया, और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ चला गया तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण, तो जब परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, बाहर मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा, उभरा हुआ होगा, तो इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है, इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। सर आपने तो कहा था कि ये गोलीय दर्पण है, आपने तो कहा था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो गोलीय दर्पण का प्रकार है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर मैं इस पूरे को ऐसा बड़ा कर दूं तो ये गोले की तरह लग रहा है, ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, ठीक है। अगर आप पूरा ध्यान दें तो देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, अभी और बताऊंगा, ठीक है। तो समतल दर्पण को समतल दर्पण क्यों कहा जाता है यह बात पता चली, अवतल दर्पण को अवतल दर्पण क्यों कहा जाता है यह बात पता चली, उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण क्यों कहा जाता है यह बात पता चली या नहीं चली, बताइए, फटाफट बताइएगा, जब तक मैं पानी पीऊंगा, मैं बहुत पानी पीता हूं। क्लियर है यहां तक? बताइए, क्लियर, सच में क्लियर है ना बेटा, सच में। मैं बता बड़े समझ रहे हो ना, बड़े उत्सुकता के साथ देखता हूं कि भाई आप लोगों के आंसर यस आए, ऑलमोस्ट सभी के आंसर यस आए, एक बच्चे का ही रिपीट आया है, सर एक ही बच्चे का रिपीट आया है, ठीक है, मुझे आ गया सर, मजा आ गया सर पढ़ने में, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप अच्छा पढ़ते हो। कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता जब तक उसके बच्चे अच्छे नहीं हो, ठीक है।
अगर बेटा किसी को इतना डाउट है ना, इतना पोर्शन आप रिपीट करके देखना, ठीक है। डेफिनेशंस रुको बेटा थोड़ी देर में कराएंगे, डेफिनेशन रुको बेटा थोड़ी देर में कराएंगे। और ये ट्रिक हमेशा याद रखना, जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होगा तो अवतल दर्पण, और जब परावर्तन पृष्ठ ऊपर की तरफ होगा तो उभरा हुआ होगा तो उत्तल दर्पण, ठीक है बेटा, याद रखना। रिपीट वाले बच्चों घबराओ मत, 2-3 बच्चों ने रिपीट कहा है, उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देख बेटा, जो रिपीट वाले बच्चे हैं ना, ध्यान से समझना, ठीक है। और रिपीट वाले बच्चे क्या, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक एक लाइन को ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं गोली दर्पण ऐसा होता है, इससे ऐसे डायग्राम होता है, नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझो, मजा आएगा। मान लो मैंने तुमको एक खोखला गोला दिया, क्या दिया, खोखला गोला, और यह गोला कांच का बना हुआ है, मतलब इसके आर पार दिख रहा होगा। क्या बोला, मैंने आपको एक खोखला गोला दिया और ये खोखला गोला कांच का बना हुआ, तो ये कहां दिख रहा होगा, आर पार दिख रहा होगा। अब आपसे बोला कि इस खोखले गोले के टुकड़े कर दो, तो आपने ज्यादा ही छोटे टुकड़े कर दिया, ठीक है। तो आपसे बोला कि इस खोखले गोले के टुकड़े कर दो, तो आपने एक टुकड़ा ये कर दिया, ठीक है, और एक टुकड़ा ये कर दिया, ठीक है। एक टुकड़ा तो आपने ये कर दिया और एक टुकड़ा तो आपने ये कर दिया। ध्यान से समझना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। अभी थोड़ा सा इस वाले को मैंने ये बना दिया और इस वाले टुकड़े को मैंने ये बना दिया। जब आप ध्यान से देख पा रहे हो, जब आप ध्यान से देख पा रहे हो, इस गोले की ये वाली सतह कौन सी है बेटा, बाहर की सतह, और ये वाली सतह कौन सी है बेटा, अंदर की सतह, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली सतह कौन सी है बेटा, अंदर की सतह, और ये वाली सतह कौन सी है बेटा, बाहर की सतह। जब आप बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश करोगे, जब आप बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश करोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या बोला, जब आप बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश करोगे तो अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, अंदर वाला हिस्सा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, और आ से अंदर और आ से अवतल, ठीक है। अब देखिए, जब आप बाहर वाली सतह, सॉरी माफ करना, जब आप अंदर वाली सतह पर पॉलिश करोगे तो बाहर वाला हिस्सा किसकी तरह होगा, परावर्तक पृष्ठ की तरह। तो आपने अंदर की तरफ पॉलिश करी और बाहर वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है, मतलब उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ है, उभरा हुआ मतलब उत्तल दर्पण। तो यदि आपको अगर दिक्कत हुई है समझने में तो एक बार फिर से समझना। आपको मैंने एक खोखला गोला दिया, ये दिया, दिख रहा है आपको, खोखला गोला किसका बना है, कांच का बना हुआ, कांच आर पार दिख रहा होगा आपको। और मैंने आपसे बोला कि इससे अवतल दर्पण बनाई है और इससे उत्तल दर्पण बनाई, तो आपने करा क्या, एक हिस्सा इतना काट लिया, इतना हिस्सा ये रखा हुआ, ठीक है, और एक हिस्सा इतना काट लिया, ठीक है, और ये रखा हुआ। अब आपको पॉलिश करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉलिश, क्योंकि कांच के टुकड़े हैं, ये कांच के टुकड़े हैं, इन कांच के टुकड़े को दर्पण में बदलने के लिए पॉलिश करना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदरूनी हिस्से पर पॉलिश करते हो तो उत्तल दर्पण होता है, और अगर आप बाहर हिस्से पर पॉलिश करते हो तो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं, ठीक है, किसी गोले का भाग होते हैं। आप एक काम करिएगा, तवा देखा, तवा, तवा देखा, तवा, तवा देखा, तवा, ठीक है, तवा, तवे के दो हिस्से होते हैं, एक सरफेस पर ऐसा अंदर की तरफ दबा होता है और एक सरफेस थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है। जो अंदर की तरफ दबा है ना वो अवतल सतह है, और जो बाहर की तरफ उभरा है ना उसे उत्तल सतह बोला जाता है। आप एक काम करना, चम्मच में, वैसे मैं अगली क्लास के एग्जाम्पल्स में सब दिखाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से और समझ आएगा। आप चम्मच में अपना सुंदर सा चेहरा देखना। अरे पता है, भगोनी होती है, भगोनी जिसमें खाना बनता है, तपेली, भगोनी, जो भी कहते हो, ठीक है, उसमें अपना चेहरा देखना, उल्टा देखेगा, सच में देखना, एक तरफ, जब अंदर की तरफ अपना मुंह देखोगे उल्टा दिखेगा तुम्हें, ट्राई करके देखना आज। भगोनी में या चम्मच होता है ना, करछी कहते हैं जिसे, करछी या चम्मच में अपना चेहरा देखना, उल्टा दिखेगा, और जब अपोजिट उभरी हुई सतह पर देखोगे ना तो भाई साहब सीधा ही देख पाओगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगली क्लास में ये सब बताऊंगा, ठीक है। अभी तक बताइए क्लियर है या नहीं, कालर नहीं होता रे, क्लियर होता है, करेली भी नहीं होता। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बिग फैन, यू आर वेरी डेंजरस। हो चम्मच होता है, यस चम्मच, ठीक है। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। हाँ भाई बताइए, क्लियर है, क्लियर है, ओपी ओपी ओपी, या ठीक है।
सर मैं तो आपका फैन हो गया। अरे भाई साहब थैंक यू थैंक यू। क्लियर की स्पेलिंग सीख लो भैया। भाई साहब मत लिखा करो तुम तो सीसी लिख दिया करो। सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। क्लियर की स्पेलिंग कोई लिख रहा है क्लियर, ठीक है, कोई लिख रहा है क्लार, कोई लिख रहा है क्लार का लिख रहा है, ये सही स्पेलिंग है क्लियर की। भाई साहब ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ। सीसी लिख दिया करो, सीसी का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भाई और बहनों, भाई साहब पागल कर दिया मुझे। हाँ चल आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, हो सकता है एग्जाम में, है ना, हो सकता है एग्जाम में अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये पूछ लिया जाए। तो आप ये थोड़ी लिख के आओगे कि अंदर की तरफ है तो उत्तल दर्पण, बाहर की तरफ है तो अवतल दर्पण। नहीं भाई साहब, वो एग्जामिनर भी कहेगा तू पहली फुर्सत में बाहर निकल। ठीक है, एग्जामिनर कहेगा तू पहली फुर्सत में बाहर निकल। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ये परिभाषाएं सामने लिखी हैं, ठीक है, परिभाषाएं सामने लिखी हैं। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, है ना, उसे क्या कहा जाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। या फिर केंद्र की ओर वक्रित हो। ये वक्रित वाली लाइन अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये नेक्स्ट क्लास में समझ आएगी। ठीक है, आगे उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ये परिभाषाएं भी लिखी मिल जाएंगी। एग्जाम में ये मत लिखाना कि अंदर, सर ने बोला था आ से अंदर तो आ से अवतल, सर ने बोला था ऊ से उत्तल तो ऊ से उभरा हुआ। इतना मारेगा एग्जामिनर, पहले तुम्हें मारेगा फिर ढूंढता ढूंढता मुझे आकर मारेगा। ठीक है, तो ऐसी परिभाषा मत लिखना। सुंदर सी परिभाषाएं ये दी हुई हैं, इन परिभाषाओं का उपयोग करिए, बड़ी सुशील सी हैं, बड़ी सुंदर सी हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, आज की क्लास के 4-5 एक साथ टॉपिक कराऊंगा। एक आपको ध्रुव पढ़ना है, एक आपको वक्रता केंद्र पढ़ना है, एक आपको वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, एक आपको मुख्य अक्ष पढ़ना है, और मुख्य फोकस पढ़ना है, और मुख्य फोकस पढ़ना है, और मुख्य फोकस पढ़ना है, और फोकस दूरी पढ़ना है। यहां पर काम खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, चलिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चों, है ना। मैं चैट्स बंद कर रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट की क्लास और है बेटा, देखना सिर्फ 10 मिनट की क्लास और है, और इन 10 मिनट में तुम अपने आने वाले चैप्टर का बेस बनाओगे। ठीक है, जिसने इन 10 मिनट अच्छी तरह से सीख लिया ना बेटा, उसको जो 4, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उन 4 मार्क्स के लिए हमें बेस बनाना। ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक बात को मेरे बच्चे। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक खोखला गोला था, ठीक है, इस खोखले गोले को मैंने काट कर क्या बना दिया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब आप लोगों का मन तो बहुत कर रहा होगा कि हम आंसर दें कि ये कौन सा दर्पण है। बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आप आंसर दे सकते हैं। बताइए, चलिए पोल चैट्स ओपन कर दिए मैंने। अब बताइए ये कौन सा दर्पण है बेटा। बेटा सब कोशिश करना, चाहे आप आंसर गलत दो लेकिन एटलीस्ट सब कोशिश करना। दूसरा, अब यहां पर देखिए ये कौन सा दर्पण है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो एक दर्पण तो ये रहा, एक दर्पण तो ये रहा। एक पहला दर्पण कौन सा है, दूसरा दर्पण कौन सा है, ये आप आंसर में बताइएगा। ठीक है, ये इसका नाम मैं रख दे रहा हूं ए, ठीक है, और इसका नाम मैं रख दे रहा हूं बेटा बी। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ए कौन सा दर्पण है और बी कौन सा दर्पण है। अब देखो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो ये हो गया अवतल दर्पण। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा, मैंने तो देखा भी नहीं है आपकी चैट्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब शुरुआत होती है हमारी मेन बातों की। ठीक है, अब शुरुआत होती है हमारी मेन परिभाषाओं की, जिनके बेसिस पर पूरा चैप्टर होगा। देखो बेटा, दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है, ठीक है, याद रखना, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है जिसको बोला जाता है पी। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है भाइयों और बहनों, पी। अब ये पी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में पी का मतलब होता है पोल, और इसलिए इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुव। मेरी बात को ध्यान से समझना, जितने नापतोल, जितनी कैलकुलेशन, जितने गुणा भाग होना है ना वो ध्रुव से होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने नापतोल, जितनी कैलकुलेशन, जितने गुणा भाग होंगे ना बेटा, किससे होंगे, पोल से होंगे। किससे होंगे बेटा, पोल से होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, दर्पण का मध्य बिंदु पोल कहलाएगा, पी से प्रदर्शित करते हैं पोल कहते हैं। ठीक है, ध्रुव कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ देर पहले कहा था, आपको याद होगा कि ये कभी ना कभी तो पूरा गोला रहा होगा,
याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा मेरे बच्चे, कभी ना कभी जब पूरा गोला रहा होगा तो इसका केंद्र भी तो रहा होगा इस गोले का, ठीक है। ये दर्पण भी जब कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा तो इस दर्पण का केंद्र भी तो रहा होगा, ठीक है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये गोला, ये जो उत्तल दर्पण दिख रहा है, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, और अगर आप इसे देखो, ये भी तो कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, और जब पूरा गोला रहा होगा तो गोले का केंद्र भी होगा, ठीक है। और जब गोले का केंद्र भी होगा वही हमारे दर्पण का केंद्र होगा। और सी, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, लेकिन हम हिंदी में कहेंगे इसे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? वक्रता केंद्र, बेटा, है ना, ध्यान से समझना। अब देखिए, सर जब गोला है उसका केंद्र है तो उसकी त्रिज्या भी तो होगी। क्या बिना त्रिज्या का गोला होता है? नहीं। तो मेरे बच्चे, P से लेकर C तक की दूरी, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, P से लेकर C तक की दूरी, मतलब ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी, यह कहलाती है त्रिज्या, है ना। C से लेकर P तक की दूरी, केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी, यह क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसे कहा जाता है अंग्रेजी में R, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसे? R। R का मतलब रेडियस होता है, ठीक है, R का मतलब रेडियस होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? R। मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या हुआ बेटा? वक्रता त्रिज्या। मेरे बेटे ध्यान से समझना, अब अगर आप एक लाइन को देख पा रहे हैं, ठीक है, एक लाइन P से लेकर C को मिलाने वाली ये जो लाइन कहलाती है ना, आप अगली क्लास में प्रतिबिंब बनाओगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी आपको यहां रखना पड़ेगा, और है ना, वस्तु भी आपको यहां रखना पड़ेगी। इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा? इस लाइन को मुख्य अक्ष, ठीक है। अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना बेटा एक बात, ठीक है, कारण मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, कारण के लिए तुम्हें अगली क्लास तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखो, P और C को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, ये त्रिज्या है और इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये इस पार भी जा सकती है, ठीक है, अभी हम करेंगे, ठीक है। अब P और C के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होगा जिसका नाम होगा F। मैं यहां पर भी बता रहा हूं, P और C के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होगा जिसका नाम क्या है? F। और F का मतलब हुआ फोकस। अंग्रेजी में भी फोकस कहते हैं और हिंदी में भी फोकस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, P और C को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। आगे P और F के बीच की जो दूरी होती है, अरे कलर बदलना पड़ेगा, ठीक है, P और F के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है छोटा वाला f, मतलब फोकस की दूरी अर्थात फोकस दूरी, फोकस की दूरी अर्थात फोकस दूरी। R यहां से यहां तक होता है और F, ठीक है, यहां पर भी आप समझ जाओगे। तो स्मॉल f क्या हो गया भाइयों और बहनों? फोकस दूरी, ठीक है। हो सकता है काफी बच्चों को डाउट हुए हों, ठीक है, जिन बच्चों को रिपीट कहना है, जिन बच्चों के मन में डाउट है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। 5 मिनट की क्लास और है, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट में ये डेफिनेशन हम अच्छी तरह से पढ़ लें। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आप इस दर्पण को देखो, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, बिल्कुल। आप इस दर्पण को देखो, ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब देखिए, इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? P। उस दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? P, ठीक है। अब ये कभी ना कभी पूरा गोला जब रहा होगा, ठीक है, अब ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, जब ये पूरा गोला रहा होगा तो गोले का केंद्र भी होगा, वही कहलाता है इस दर्पण का केंद्र, ठीक है। अब देखिए, ये कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा और इस गोले का भी केंद्र होगा और वही हमारे दर्पण का केंद्र होगा, ऐसे कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखो, इस वक्रता केंद्र से लेकर P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, वक्रता केंद्र से P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। आगे समझना, P से लेकर F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। आगे, P से लेकर F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और C और P के बीच में क्या होता है? F, ठीक है। C और P के बीच में होता है F। F का मतलब हो गया फोकस, और ये होता है बेटा मुख्य अक्ष, ठीक है। जल्दी बताइएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी बच्चे के मन में अभी भी डाउट है तो ये 5 मिनट का सेगमेंट एक बार रिपीट करके जरूर देखना बेटा, ठीक है। ये 5 मिनट का सेगमेंट अगर आपने रिपीट करके देख लिया तो आधा काम आपका वहीं हो जाता है, ठीक है।
क्लियर है? राज ठाकुर ने बेटा रिपीट बोल दिया है, मैं जिस चीज से बचना चाह रहा था मैंने 2 बार रिपीट करा, वही हुआ। क्रिस्टल क्लियर? अधिकतर बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल कैसे? राज ठाकुर ने रिपीट बोला है, ठीक है। और एक पलक किशोर को नो डाउट है। वीडियो कॉल आज नहीं करेंगे, आज मैंने मेकअप नहीं करा है, आप लोग मुझे देखोगे तो शर्म आएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं, जब तक आप लोग आंसर दीजिए मैं यहां पर डाउट देख लेता हूं। सर मुख्य अक्ष समझ नहीं आया मेरे बच्चे, दर्पण का मध्य बिंदु मुख्य अक्ष कहलाता है। जितने भी नापतोल हैं, जितने भी गुणा भाग हैं, हम मुख्य अक्ष के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। आगे सर बैच एक्सचेंज कैसे करें, मेल करो, ठीक है। मुख्य अक्ष समझ नहीं आया, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात, कुछ मुख्य अक्ष की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। पी और सी को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है ना, इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है, ये दोनों ओर जाती है। और अभी आपको प्रॉब्लम होगी, मैं आपको अगली क्लास में मुख्य अक्ष का उपयोग बताऊंगा ना, तब आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। ओके सर मुख्य अक्ष समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा। सर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बेटा लिख दिए ममता, नोट्स बनाने वैसे लिखेंगे। वक्रित मतलब मोड़ा हुआ बेटा, कर्व की तरह। सर हर बार दही तरफ पॉलिश होगा, मुलायम यादव दाई तरफ लिखना चाह रहे हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहां करना है, ये आपको मैं बताऊंगा चिन्ह परिपाटी में, ठीक है। सर एक बार और समझा, कार में कौन सा मिरर होता है, रुको, उत्तल दर्पण होता है कार में, उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। सर अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो हम आर पार देखेंगे, वो दर्पण नहीं होगा, वो कांच होगा, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहां से हम अपना चेहरा देखते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। सर नोट्स कैसे बनाए, देखो बेटा सबसे पहले जितना पढ़ाया जा रहा है उसे लिखते चलो ना, वो कहलाएगा नोट्स, ठीक है। सर आप मार्वल या सर मैंने गलत बैच ले लिया और मैं यूपी बोर्ड में शिफ्ट हो सकता हूं, पहले पता नहीं था यूपी बोर्ड के बारे में। शशांक हाँ बेटा मेल करो, हो जाएगा आपका काम। सर अवतल दर्पण का फोटो दिखाइए, रुको आ रहे ना, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड की जगह उड़ान हिंदी ले लिया, ठीक है शशांक मेल करो, हो जाएगा। सर गोली दर्पण का पृष्ठ भी समतल होता है, नहीं गोली दर्पण तुम खुद लिख रहे हो, गोली दर्पण का पृष्ठ तो भाई साहब गोली यही होगा ना। सर एक बार और समझा दीजिए। सर पॉलिश सिर्फ चमकीली धातु की होती है, हाँ बेटा, यस 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 बेटा, चमकीले पदार्थ के होते हैं। लेंस बाद में आएगा, हमें भी चॉकलेट खानी है। हाँ देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंड इट इज लास्ट मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। अगर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ आएगा तो ये तो गड़बड़ है ना। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ आएगा तो गड़बड़ है। तो देखिएगा मेरे बच्चे, मेरे बेटे बच्चों, प्यारो भोलो भोलो बच्चों, देखो हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा बेटा, ठीक है। उत्तल दर्पण कभी ना कभी पूरा गोला रहा होगा, ठीक है। और जब ये पूरा गोला रहा होगा तो वो उस गोले का भी केंद्र होगा, वही हमारे उत्तल दर्पण का केंद्र होगा, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण के ध्रुव से लेकर केंद्र तक की जो दूरी होगी ना, उसको बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या। और ये जो लाइन बनी है ना, इसे बोला जाएगा मुख्य अक्ष। मैं फिर से कह रहा हूं, दूरी को वक्रता त्रिज्या और इस लाइन को मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य अक्ष के बारे में अगली क्लास में आपको फिर से बताया जाएगा। ये बीच में P और C को मिलाने वाली लाइन का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। फोकस से लेकर P तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नहीं आया समझ, वहां दोबारा समझो, आखिरी बार समझा रहा हूं, उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आगे मान लो हमारे पास एक दर्पण है ना, मान लो हमारे पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, आप बोलोगे सर ये तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, आप बोलोगे सर ये तो अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। ये कभी ना कभी किसी गोले का हिस्सा होगा, और जब ये गोले का हिस्सा है तो गोले का केंद्र भी होगा, और वही केंद्र हमारे दर्पण का केंद्र होगा, और उसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है, लेकिन वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इनके मध्य में होता है फोकस, और फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। आई होप अब आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आई होप एंड आई विश, रिपीट करने वाले बच्चों आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ आएंगी। देखो बेटा आपको सारी परिभाषाएं मिलेंगी, ध्रुव की परिभाषा, वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, मुख्य अक्ष की परिभाषा, फोकस की परिभाषा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगली क्लास में हम सीखेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज की क्लास के टॉपर है इंद्रजीत, अर्श अहमद, आदित्य, अभय, अभयराज, दीक्षा, हर्ष, आकाश, जॉनिश एंड IITN भास्कर। अगली क्लास में सभी कोशिश करना टॉप में आने की। अब पहले ये बताइए सारी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं, सारी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर है या नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको सारी बातें क्लियर हैं तो बस आज की क्लास में यही पढ़ाना था
सारी बात है सर। टेस्ट कब होगा? साफ पता चल जाएगा। चिल रहो, साफ पता चल जाएगा तुमको, साफ पता चल। पोल हो गए, 4 पोल करा ले, पोल ही पोल कराते रहे क्लास में, पढ़ना भी तो है। ठीक है, क्लियर है? डाउट्स देख लेंगे बेटा, डाउट्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाउट्स देख लेंगे बेटा, डाउट्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके 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 ओके। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी ने बहुत मजे किए होंगे, आप सभी ने प्रॉपर मजे किए। आप प्रॉपर रेटिंग देना, जो भी रिव्यूज हो वो बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा, और बुरा लगा हो तो बुरा, है ना? बुरा तो नहीं लगा होगा। एंड आई होप आपको सभी ने एंजॉय किया होगा। तो जो भी रिव्यू है रेटिंग दीजिएगा, उससे हमें आपकी रियलिटी पता चलती है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।